नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल अकाउंट्स कैप्सूल में। और आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ के बारे में। हम सबसे पहले बात करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। और आप ये लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की समरी होता है, इसलिए हम सबसे पहले कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे ताकि कुछ बारीकियों को हम अच्छे तरीके से समझ सकें और जो प्रॉब्लम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आने वाली हैं वो प्रॉब्लम आगे आपको न्यूमेरिकल्स में नहीं आए। सो गाइज, आप लोगों ने 11th क्लास में जब आपने कैश बुक पढ़ा था तो उस टाइम पर आपको यह भी पता है कि आपने 3 तरीके की कैश बुक पढ़ी थी। सिंगल कॉलम कैश बुक आपने पढ़ी थी, डबल कॉलम कैश बुक आपने पढ़ी थी, पैटी कैश बुक आपने पढ़ी थी। हम यहां पर केवल सिंगल कॉलम कैश बुक जो है वो ले रहे हैं। और सबसे पहली बात, आपने कैश बुक में देखा था कि डेबिट साइड में जितनी भी रिसिप्ट होती हैं, जब जितना भी कैश आता है वो डेबिट साइड में लिखा जाता है और जितना भी कैश जाता है वो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। क्यों? क्योंकि कैश बुक एक रियल अकाउंट होता है जो कि ये बताता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आया उसे डेबिट कर दो, जो चला गया उसे क्रेडिट कर दो। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहां पर लिखा है कैपिटल। 1 अप्रैल को आपने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो आपने कैपिटल लगाई 10,000 रुपीज। 2 अप्रैल को आपने कुछ सामान परचेज किया 10,000 का, ठीक है। आपने सेल कर दिया 5,000 का, आपको इनकम हो गई, आपने यहां लिख दिया। इसी तरीके से फिर आपने फर्नीचर परचेज करा, तो अगर आपने फर्नीचर परचेज करा तो आपके पास से कैश चला गया। आपने रेंट दिया होगा, आपके पास से कैश चला गया। आपने वेजेस दिए होंगे, आपके पास से कैश चला गया। आपने कमीशन लिया, आपके पास कैश आ गया। आपने सेल करी, फिर आपके पास में कैश आ गया। इस तरीके से आप लोगों को ये कैश बुक बहुत अच्छे तरीके से बनानी आती है, नो डाउट। आपने यहां से बैलेंसेस निकाले, सो बैलेंसिंग किया तो आपने देखा कि 30 अप्रैल को हमने ये पाया कि हमारी डेबिट वाली जो साइड थी वो ज्यादा थी जबकि क्रेडिट वाली साइड कम थी। इसकी कोई वजह है? देखिए, हमने कैश बुक में ये कैश कॉलम लिया हुआ है और कैश कॉलम ये कहता है, जब कैश बुक बनाई जाती है तो उसमें ये देखा जाता है कि हम अपने कैश से ज्यादा कभी भी पेमेंट नहीं कर सकते। सर, आपके पास कैश अगर 50,000 रुपए है तो आप 50,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट किसी भी तरीके से नहीं कर पाओगे। यह आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। इसलिए हमारा जो बैलेंस आया वो हमारा डेबिट बैलेंस आया, मतलब हमारे डेबिट जो थे वो हमारे ज्यादा थे, इसलिए डेबिट बैलेंस आया, वो हमने लास्ट में बाय बैलेंस सीडी करके लिख दिया। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। देखिए, यहां पर कैपिटल की जगह पे टू बैलेंस बीडी भी हो सकता था, लेकिन वो तब होता जब ये बिजनेस नया स्टार्ट नहीं होता, बल्कि ये बिजनेस पहले से ही चला हुआ होता और इसमें कैश पहले से ही होता। उस कंडीशन में यहां पर कैपिटल की जगह टू बैलेंस बीडी लिखा हो सकता था। अब मैं अगर बात करूं इसके अलावा, अगर मैं इस कॉलम को बैंक कॉलम ले लेता हूं तो बैंक जो है वो ट्रेडर्स को एक सहूलियत देता है, एक मदद देता है, जिसे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब अगर आपके खाते में रुपए बेटा कम है तो भी आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। आपकी पेमेंट जो है वो कुछ लिमिट तक बैंक कर देता है। सो गाइज, आपने एक चीज यहां पर देखी कि आपके पास भले ही रुपए कम हो, मान लिया आपके अकाउंट में 50,000 रुपए हैं, लेकिन आपने पेमेंट 60,000 रुपए की करनी है तो भी आप 60,000 रुपए की पेमेंट कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन को जो 10,000 रुपए हमने ज्यादा की पेमेंट करी है वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। मतलब वो हमने पैसा बैंक से लिया हुआ है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहां पर एक चीज जो है वो समझने की ये भी है बेटा, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता है उस केस में ये वाला जो साइड है ये ज्यादा हो जाता है, क्रेडिट साइड, क्योंकि पेमेंट हमने ज्यादा कर दी। और पेमेंट अगर ज्यादा करते हैं तो बेटा हमारा जो बैलेंस आएगा वो हमारा क्रेडिट बैलेंस आएगा, ना कि डेबिट बैलेंस। मतलब मैं सीधे सीधे आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं कि कैश बुक का आपका डेबिट बैलेंस भी होगा और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है।
सर क्रेडिट बैलेंस कब होगा? जब हमारी कैश बुक में बैंक कॉलम हो। ये आपने बहुत अच्छे से समझना है बेटा। अब तक जो है वो आपके दिमाग में ये चीजें आ रही होंगी कि कैश बुक का तो हमेशा, या कैश अकाउंट का आपका जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, कैश बुक का भी आपका डेबिट बैलेंस होता है, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कैश बुक का जो बैलेंस है वो क्रेडिट भी हो सकता है। सो गाइज, अब हम यहां पर चलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। और सबसे पहले जिस तरीके से अगर मैं कहूं कि कैश बुक जो है, कैश बुक में सबसे पहले बैलेंसेस लिखे जाते हैं, इसी तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी कैश बुक के बैलेंस ही लिखे जाते हैं। लेकिन हमने ये भी जाना कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो समरी है कैश बुक की, और समरी में बेटा सारी चीजें नहीं लिखी जाती, कुछ कुछ चीजें लिखी जाती हैं। लेकिन सर कुछ कुछ चीजों में किस चीज को छोड़ोगे? तो बेटा यहां पर जो समरी कहने का जो मतलब है वो छोड़ने से नहीं है, बल्कि इनका कहने का यह मतलब है कि आपने जो जो आइटम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी थी, आपने यहां पर डेट वाइज आपने लिखा और आपने देखा सेल्स 10 अप्रैल को भी हो रही है और सेल्स 15 अप्रैल को भी हो रही है। तो जब सेल 15 अप्रैल और 10 अप्रैल दोनों को हो रही है तो ये अकाउंट तो सही है, क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाना है। जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका साल के लास्ट में बनाया जाता है, इसलिए हम बार बार सेल्स को ना लिख करके हम टोटल हमारा जो ईयर है उस ईयर में जितनी भी सेल हुई थी हम सारी की सारी सेल जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिख देंगे। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मतलब हमने सर कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो है वो हमारा काम है बैलेंसिंग। जो हमारे बैलेंसेस दिए हुए थे साल के शुरुआत में, जो हमारे बैलेंसेस दिए हुए हैं, सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वो बैलेंसेस लिखने हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं टू बैलेंस बीडी। सर बैलेंस किस किस का हो सकता है? हो सकता है वो हमारा कैश का बैलेंस हो, तो मैं यहां लिख देता हूं कैश का भी बैलेंस हो सकता है और हमारा बैंक का भी बैलेंस हो सकता है। लेकिन मैंने अभी अभी आप लोगों को एक बात बताई कि बेटा बैंक जो है, बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। अगर बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, इसका मतलब आपकी वो लायबिलिटी है, वो आपकी क्रेडिट है। सो आप क्या करोगे, जब बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है तो आप यहां लिखोगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन और आप लिख दोगे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, और आप यहां पर अमाउंट लिख दोगे। उस कंडीशन में बेटा यहां पर बैंक नहीं लिखा मिलेगा। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि आपने इस चीज का ध्यान देना है कि अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा पेमेंट साइड में आएगा, ना कि रिसिप्ट साइड में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो गाइज, इससे आगे अगर मैं बात करूं तो इसमें एक और चीज स्पष्ट होती है, वो है रिसिप्ट और पेमेंट। और रिसिप्ट और पेमेंट जो है वो नेचर के हिसाब से दोनों ही दो पार्ट्स में बांटे जा सकते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट दोनों ही बेटा नेचर के हिसाब से दो पार्ट्स में बांटे जा सकते हैं। एक मैं कह सकता हूं कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा कह सकता हूं रेवेन्यू रिसिप्ट। देखिए, रिसिप्ट को मैं दो पार्ट्स में बांट सकता हूं। फर्स्ट कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, एंड सेकंड रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। इसी तरीके से आप पेमेंट को भी, मतलब एक्सपेंडिचर को भी दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक्सपेंडिचर को भी दो पार्ट्स में बांटा जा सकता है। पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा मैं कह सकता हूं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो गाइस देखिए, हमने रिसिप्ट साइड में सारी रिसिप्ट लिखनी है, लेकिन हमने यह भी देखा कि रिसिप्ट जो है वो हमारी दो तरीके की हैं, एक कैपिटल रिसिप्ट और एक रेवेन्यू रिसिप्ट। हम कौन से वाली रिसिप्ट लिखेंगे? तो हम एक बात यहां पर स्पष्ट कर दें कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों ही रिसिप्ट लिखी जाएंगी और दोनों ही एक्सपेंडिचर लिखे जाएंगे। मतलब हमें कुछ ध्यान नहीं रखना बेटा, हमें सारी की सारी जो भी रिसिप्ट साल के दौरान हो रही है वो रिसिप्ट आप रिसिप्ट साइड में लिख दोगे, और जितने भी पेमेंट आप पूरे साल के दौरान कर रहे हो वो आप
पेमेंट साइड में कर दोगे बेटा। जितने भी एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो, कैश में कर रहे हो, वो सारे के सारे आप पेमेंट साइड में दिखा दोगे। बेटा यहां तक आपको बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, लेकिन फिर भी इनको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे आगे भी हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ेंगे तो इन दोनों टर्म्स के बारे में जरूर पढ़ा जाएगा। सो गाइज, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए, कैपिटल नेचर के जो आइटम होते हैं वो हमेशा ही, या मैं ये बोलूं कि कैपिटल नेचर के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो हमेशा ही कभी कभार होते हैं। वो 2-3 साल में, 4 साल में एक बार हो गया, 2 साल में एक बार हो गया, इस तरीके से वो ट्रांजैक्शंस होते हैं। वो रेगुलर ट्रांजैक्शन नहीं होते, वो रिकरिंग नेचर के नहीं होते, वो बार बार नहीं होते। जो कभी कभार होते हैं, जो कभी कभी होते हैं, ये ट्रांजैक्शंस कभी कभी होते हैं, ये रिसिप्ट्स कभी कभी होती हैं। इसी तरीके से ये जो एक्सपेंडिचर हैं, ये एक्सपेंडिचर भी कभी कभी होंगे, जो कभी कभी होते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। इसके बाद मैं बात करूं अगर रिवेन्यू रिसिप्ट की, तो ये रिकरिंग नेचर के होते हैं। ऐसे ही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये भी रिकरिंग नेचर का होता है। सर ये बार बार होने वाली आइटम है, ये बार बार होने वाली ट्रांजैक्शन है, ये बार बार होते हैं, बार बार होते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं बेटा ये। और ऐसे ही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी जो बार बार हो रहे होते हैं, जो बार बार होते हैं। सो गाइस, हम देखेंगे कि जो कभी कभी होते हैं वो कौन से एक्सपेंडिचर होते होंगे, जो 2-3 साल में एक बार होते हैं, जो 2-3 साल में रिसिप्ट एक बार होती हैं। सो मैं रिसिप्ट्स की बात करूं तो पैसे आपके पास किस तरीके से आ सकते होंगे। आपको अगर मैं बोलूं कि आपके पास में एसेट्स हैं और आप अपनी फिक्स एसेट्स को बेच रहे हो, आप अपनी अगर फिक्स एसेट्स को सेल कर रहे हो, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, जो भी आप एसेट्स बेचोगे वो एसेट्स आप बार बार नहीं बेचते। मेरा कहने का मतलब है फिक्स एसेट्स जो है वो हम लंबे टाइम के लिए यूज करने के लिए रखते हैं, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि वो हर साल बेची जा रही हैं। वो बेटा 2 साल में, 3 साल में, जैसे अब लेकर के आए हैं तो उसको हम 2 या 3 साल या 4 साल यूज करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उसको हम बेच देंगे। इसी तरीके से रिवेन्यू रिसिप्ट में क्या हो सकता है। सो रिवेन्यू रिसिप्ट में मैं लिख सकता हूं सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। सर गुड्स जो होती हैं, माल जो होता है वो बार बार बेचा जाता है। आप एक साल के दौरान, एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान ये बार बार हो रही होती हैं ये रिसिप्ट। हम गुड्स बेच करके साल के दौरान हम बार बार पैसा कलेक्ट करते रहते हैं। इसी तरीके से अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो ये वो खर्चे हैं जो कभी कभार होते हैं। मतलब सर अगर मैं यहां पर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स का जिक्र करूं तो ये भी सही होगा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो भी हमारी जो फिक्स एसेट्स हैं अगर उनको परचेज करें तो वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का जिक्र करूं तो ये वो खर्चे हैं जो साल में बार बार हो रहे हैं। जैसे हम साल में रेंट हर महीने पे करते हैं, जैसे बेटा रेंट पे कर दिया, जैसे हमने सैलरी दे दी, जैसे हमने किसी को कमीशन दे दिया, ये इस तरीके के खर्चे हैं जो साल में बार बार हो रहे होते हैं। सो यहां पर 2 चीजें हमें स्पष्ट हुई कि रिसिप्ट में कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल जो है, कैपिटल नेचर के जो ट्रांजैक्शन हैं वो कभी कभार होते हैं, लेकिन रिवेन्यू नेचर के जो आइटम हैं वो साल में, उसी साल एक अकाउंटिंग पीरियड में, एक साल के दौरान कई बार हो जाते हैं। एक साल में ये काफी बार हो जाते हैं। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये दोनों ही रिसिप्ट लिखी जाएंगी और ये दोनों ही एक्सपेंडिचर लिखे जाएंगे। सो मैं यहां पर लिख देता हूं टू कैपिटल रिसिप्ट, टू कैपिटल रिसिप्ट। जितनी भी कैपिटल रिसिप्ट होंगी, इसके अलावा भी एग्जांपल हो सकते हैं। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने करा तो ये भी आ जाएगा टू रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट। मेरे ख्याल से ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। बेटा इसके जो पार्ट्स हैं
ये जो कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट या एनपीओ में कौन कौन सी कैपिटल रिसिप्ट होंगी, कौन कौन से रिवेन्यू रिसिप्ट होंगे, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये देखना था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, बनाया जाता है। सो गाइस आगे हम अगर बात करें, अगर पेमेंट साइड की बात करें तो सेम इसी तरीके से इसमें भी हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखे जाएंगे और सभी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख लिए जाएंगे। सो जितने भी कैश के ट्रांजैक्शन, यहां से हमें कुछ चीजें पता चल रही हैं कि जितने भी हमारे कैश के ट्रांजैक्शन होंगे, जितनी भी हमारे साल में कैश आया या गया, जो भी आया बेटा, वो चाहे किसी भी नेचर का हो, कैपिटल नेचर का हो या रिवेन्यू नेचर का हो, वो चाहे बेटा किसी साल से रिलेटेड हो, इस साल का हो। अगर आप समझिए आपके पास कोई आपके पास फीस जमा कराने आता है, तो क्या आप उस फी को नहीं लोगे? सर लेंगे, लेकिन मैं ये कहूं कि अगर पिछले साल की फीस अब की बार जमा कराना है तो आप नहीं लोगे। सर अब भी लेंगे। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है एडवांस में कोई फीस जमा कराने आए तो आप लेंगे। सर तब भी लेंगे। इसका मतलब सर आपने कैश लिया तो बेटा कैश चाहे किसी भी साल से रिलेटेड हो, चाहे आपने पिछले साल का लिया, चाहे आप एडवांस में किसी साल का ले रहे हैं या आप करंट ईयर का ले रहे हैं, सो आपने पैसा जो है लिया है तो वो आपने रिसिप्ट में लिखना है और पेमेंट अगर आप कर रहे हो तो वो आपने पेमेंट साइड में करनी है, दैट्स मींस क्रेडिट साइड में आपने करनी है। यहां तक आपको बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद क्या करना है, देखिए बेटा, इसके बाद जिस तरीके से हमने कैश बुक में बैलेंसेज करा था, बैलेंसिंग करी थी, जिसमें कैश बुक में हमने लास्ट में बैलेंस निकाले थे, इसी तरीके से हम दोनों साइड्स का टोटल कर लेंगे। दोनों साइड्स का टोटल करने के बाद हम देखेंगे जो भी बैलेंस है, और आप देखेंगे बेटा क्योंकि रिसिप्ट जैसे कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है, इसी तरीके से यहां पर आपका क्रेडिट बैलेंस आएगा। यहां पर आपका क्रेडिट बैलेंस आएगा जिसे आप माफ कीजिएगा बेटा, जैसे कैश बुक में डेबिट बैलेंस होता है सेम उसी तरीके से यहां पर भी आपका डेबिट बैलेंस आएगा। आप बाय बैलेंस सीडी लिख देंगे। लेकिन मैंने एक और बात बोली थी, अगर बैंक का बैलेंस आप लोगों को दिया हो तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि हमारा हमेशा ही कैश बुक का बैलेंस जो है वो आपका डेबिट बैलेंस आए। अगर बैंक कॉलम है, अगर बैंक की अमाउंट भी आपको दी हुई है तो हो सकता है आपको बैंक ओवरड्राफ्ट मिल जाए और उस केस में आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। सो क्रेडिट बैलेंस अगर आता है आपका, आप देखेंगे बेटा दोनों साइड्स का टोटल करके देखेंगे, आप देखेंगे कि क्रेडिट वाली साइड अगर ज्यादा है तो आप यहां पर लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है, ये पैसे हमारे नहीं हैं, हमने अभी बैंक को वापस करने हैं। सो गाइस कुछ इस तरीके से हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। और ध्यान देने वाली जो बात है वो यही है कि हमने बैंक ओवरड्राफ्ट को इस तरीके से ध्यान रखना है कि कहीं पर गलती ना हो जाए, कहीं बैंक ओवरड्राफ्ट को हम डेबिट साइड में ना लिख दें। सो गाइस ये था हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एक बार फिर रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात कहूं, देखिए बेटा आज से 2 साल पहले जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनने के लिए क्वेश्चन आया, एनपीओ जब सबसे पहले 12th क्लास में डाल दिया गया था, सो उसी साल पेपर में क्वेश्चन आया और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए आया था और बच्चों ने वहां पर कुछ गलतियां भी करी थी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 6 मार्क्स के लिए आया था, लेकिन बच्चों से वो भी नहीं बन पा रहा था, वहां भी कुछ गलतियां हो रही थी। सो हमने छोटी छोटी जो चीजें हैं उनका ध्यान रखना है। हमने ऐसे इस तरीके से सिलेबस को कवर करना है ताकि हम 100 मार्क्स तक पहुंच जाए। हमने 80 मार्क्स तक, 90 मार्क्स तक नहीं पहुंचना, हमने 100 मार्क्स तक पहुंचना है। सो गाइज हम सबसे पहले अगर बात करें तो यहां पर बैलेंसेस लिखे जाते हैं, सबसे ऊपर बैलेंसेस लिखे जाएंगे क्योंकि ये कैश बुक की समरी है। तो कैश बुक में हमने देखा था बैलेंस होते हैं, लास्ट में भी बैलेंसेज होते हैं, तो सबसे पहले भी बैलेंस आएगा और सबसे लास्ट में भी बैलेंसेज ही निकालने हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हर तरीके की किसी भी नेचर की रिसिप्ट होगी, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो चाहे वो रिवेन्यू रिसिप्ट हो, दोनों ही तरीके की रिसिप्ट हमारी यहां पर लिखी जाएंगी और दोनों ही तरीके की पेमेंट जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर कहूं या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो यहां पर लिखा जाएगा। सो गाइज मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।